सो हेलो बच्चों, क्लास 10th बोर्ड बूस्टर मॉडल्स 2.2 में आपका स्वागत है। मेरा नाम निखिल चौहान, आप दिख रहे हो अध्ययन 2.2, जिसके अंदर जो हमारा चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, इसके पूरे के पूरे हम 40 इंपॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जिसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने जर्मनी का एकीकरण की आधारशिला रखी। इसके अंदर चार क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऑप्शन, जिसमें से एक सही आंसर है। तो मैं केवल सही आंसर को ही पढ़ूंगा। क्यों सही आंसर को पढ़ूंगा? सही आंसर को पढ़ूंगा तो केवल आपके दिमाग में सही आंसर घुसेगा, और गलत आंसर भी अगर मैं ये तीनों भी पढ़ूं तो उसके अंदर आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और ऊपर से आपके दिमाग में गलत क्वेश्चन भी जा सकता है। इसीलिए आपको जिसका सही आंसर कौन सा है, आपको केवल सिर्फ उस पर फोकस करना है। तो इसके अंदर पूछा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसने एकीकरण में आधारशिला रखी। तो जो हमारे कौन थे, नेपोलियन बोनापार्ट, इनकी सबसे बड़ी भूमिका थी किसमें, हमारे जो जर्मन के एकीकरण में। तो इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। तो जो हमारे रूसो थे उन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत कहते हैं। क्या? फ्रांस की क्रांति के अग्रदूत। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है क्या, तीसरा क्वेश्चन ये है कि सामाजिक उपबंध, ये क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड में पूछा गया था। सामाजिक उपबंध नगर नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो जो हमारे रूसो थे उन्होंने ही इस पुस्तक की रचना की थी। कौन सी? सामाजिक उपबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रूसो ही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन कौन सा है? चौथा क्वेश्चन ये है कि विश्वकोश नामक ग्रंथि की रचना किसने की थी। तो जो हमारे दीदरो थे, क्या दीदरो, उन्होंने किसकी रचना की थी? तो विश्वकोश नामक पुस्तक की ग्रंथ की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दीदरो। उसके बाद क्या पांचवा क्वेश्चन क्या है? पांचवा क्वेश्चन क्या है कि जो हमारे 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था। तो उस समय जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, कब? 1788 में। उस समय लुई 16वां, क्या लुई 16वां की शासन चल रहा था। समझे किसका शासन था? लुई 16वां का। उसका छठवां क्वेश्चन क्या है? तो छठवां क्वेश्चन ये है कि क्रांति के दौरान जन कल्याण के लिए सबसे अत्यधिक काम किसका समय हुआ था, किसके समय हुआ था। तो इसकी जो हमारे अंतरक राज थे उस समय में सबसे ज़्यादा जन कल्याण का काम हुआ था। तो पहले का, छठवें का ख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन क्या है? सातवां क्वेश्चन ये है कि फ्रांस की क्रांति, क्या फ्रांस की क्रांति क्वेश्चन क्या पूछा है? पूछा है ये, हाँ, कि फ्रांस की क्रांति की में मुख्य भूमिका निभाई थी। तो जो हमारे मध्य वर्ग के लोग इन्होंने सबसे अधिक भूमिका निभाई थी किसमें? फ्रांस की क्रांति में। उसके बाद आठवां क्वेश्चन क्या है? आठवां क्वेश्चन ये है कि बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी। तो बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की थी। उसके बाद हमारा नौवां क्वेश्चन है मानव और नागरिक अधिकार की घोषणा किस सभा में हुई थी। तो जो हमारी संविधान सभा थी उसके अंदर क्या हुई थी? मानव और नागरिक संहिता की क्या हुई थी? सभा बैठी थी। तो इसका करेक्ट आंसर 9 का घ हो जाएगा, यानी संविधान सभा में। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के प्रथम प्रशा का युद्ध कब हुआ था। यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ प्रशा का युद्ध कब हुआ था। तो जो हमारा सन कौन सा था? सन 1869, यानी 1866। इस समय क्या हुआ था? फ्रांस के साथ, प्रशा के साथ ऑस्ट्रेलिया का युद्ध हुआ था।
इन दो देशों के बीच युद्ध हुआ था। उसके बाद 11वां क्वेश्चन क्या है? 11वां क्वेश्चन ये है कि प्रसा का ऑस्ट्रेलिया के साथ किस संधि के साथ युद्ध विराम हुआ? यानी जो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्ध चल रहा था वह किस संधि के दौरान उनका झगड़ा को समाप्त किया गया? तो जो हमारी वियना संधि थी, कौन सी संधि? वियना संधि के दौरान। क्या वियना संधि जो हुई थी कब हुई थी? ये वियना संधि हुई थी 1915 ईस्वी में हुई थी। कब? 1915 ईस्वी में वियना सम्मेलन किया गया था। तो उसके अंदर जो प्रसा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने अपनी इस संधि में अपने झगड़े को रोका। उसके बाद 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन क्या है? 12वां क्वेश्चन ये है कि फ्रांस और प्रसा का युद्ध कब शुरू हुआ? तो जो हमारा 1870 ईस्वी का जो समय था, क्या 1870 ईस्वी का जो समय था, इसके अंदर फ्रांस और प्रसा का युद्ध क्या हुआ था। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप देख सकते हो 2022-23 में पूछा गया है और कोड भी दिया है, यानी BY और CCFC ये कोड होते हैं बोर्ड के, समझे? इस कोड में पूछा गया है। तो क्या पूछा? फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। कब हुई थी? 1789 में। उसके बाद 14वां क्वेश्चन है कि प्रथम स्टेट कौन था? तो जो हमारे पादरी वर्ग थे उन्हें ही हम प्रथम स्टेट कहा जाता था। इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे जो कि इन्हें किसी भी प्रकार का कर नहीं देना पड़ता था। उसके बाद क्या 15वां क्वेश्चन है? 15वां क्वेश्चन ये है कि मांटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो हमारे समाजवाद का मांटेस्क्यू ने क्या किया था? सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इसका करेक्ट आंसर 15वें का ख हो जाएगा। उसके बाद क्या 16वां क्वेश्चन क्या है? 16वां क्वेश्चन ये है कि जो हमारा राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो जो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो वह हुआ था कहाँ से? फ्रांस से। कहाँ से? फ्रांस से हमें राष्ट्रवाद की अभिव्यक्ति देखने की मिली। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या मोस्ट? जिस क्वेश्चन पे मैं हाईलाइटर लगा दूँ उस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेना। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने दो क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बताया, तो इन दो क्वेश्चनों को आप नोट कर लेना। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पेज पे। उसके बाद 17वां क्वेश्चन क्या है? 17वां क्वेश्चन ये है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जो हमारे जूसेपी गैरिबाल्डी थे उन्हीं के नेतृत्व, यानी उन्हीं के रहते हुए ये हमारा इटली का एकीकरण हुआ था। 17वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। उसके बाद 18वां क्वेश्चन क्या है? 18वां क्वेश्चन ये है कि पुनर्जागरण युग का अभियुद्ध किस देश में हुआ? तो जो हमारा इटली था उसी में यह अभ्युदय हुआ था। तो 18वें का ख करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 19वां क्वेश्चन क्या है? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके अंदर पूछा गया है क्या कि 19वां क्वेश्चन क्या है बच्चों? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये वाले क्वेश्चन को पूछा है कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो जो हमारे कौन थे? मैटैनिक। हाँ, मैटैनिक थे। कौन थे? मैटैनिक। तो जो हमारे मैटेनिक मैजिनी जिसने हम कहा जाता है मैटेनिक मैजिनी, उन्होंने ही क्या की थी? यंग इटली और यंग यूरोप दो नाम की पुस्तक कुछ सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पहली कौन थी? यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ हो जाएगा। उसके बाद क्या है? 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन क्या है कि फ्रांस की क्रांति हुई। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी। कब? 1789। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? क्या है मोस्ट इम्पॉर्टेंट? जिसके पीछे मैं व्हाइटनर लगा दूँ, समझो।
उसके बाद क्या है हमारा 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन क्या है? 21वां क्वेश्चन ये है कि 1884 में फ्रांसीसी राज क्रांति का फलस्वरूप क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? घ। घ क्यों होगा? कि उस समय गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। कब? 1848 में फ्रांस में क्या हो चुकी थी? तो गणतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। उसके बाद हमारा कौन सा क्वेश्चन है? 22वां क्वेश्चन ये है कि फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1884। यहीं पे देखो गणतंत्र की घोषणा, गणतंत्र की स्थापना, गणतंत्र की घोषणा, गणतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या पढ़ा? 1849। तो इसका भी करेक्ट आंसर 1849 ही हो जाएगा। उसके बाद क्या, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे भी नोट कर लेना। उसके बाद क्या है, पूछा है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। किस देश से? फ्रांस से। फ्रांस। उसके बाद 24वां क्वेश्चन ये है कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पूछा है क्या, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका की बात करें तो ऑटो ऑन बिस्मार्क जो थे वह जर्मनी के एकीकरण में सबसे अधिक भूमिका निभाई थी। किसके अंदर? जर्मनी के एकीकरण में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन क्या है? 25वां क्वेश्चन ये है कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? तो नेपोलियन बोनापार्ट कब आया था? तो 1804 ईस्वी में आया था और 1815 ईस्वी में उसकी पराजय यानी उसकी हार हो चुकी थी। क्या? हार हो चुकी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हमारा 26वां क्वेश्चन क्या है? 26वां क्वेश्चन ये है कि ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? तो ऑटो ऑन बिस्मार्क का संबंध किस देश से था? जर्मनी। क्या? जर्मनी से था। किस देश से? जर्मनी से। उसके बाद 27वां क्वेश्चन क्या है? 27वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? तो जो हमारे विलियम प्रथम थे उन्हें उन्हें क्या घोषित किया गया था? जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। कब किया गया था? तो 1871 में। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। उसके बाद क्या है? 28वां क्वेश्चन। 28वां क्वेश्चन क्या है? 28वां क्वेश्चन ये है कि 1789 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य था? तो फ्रांस उस समय कब? 1789 में असीमित राजतंत्र था। क्या? असीमित यानी वहाँ पे कोई भी संविधान नहीं बना था। तो 28वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 29वां क्या है? 29वां ये है, 29वां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख लेना। उसके अंदर पूछा ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्र शक्ति से सम्मिलित था? तो उस समय जो हमारी ब्रिटेन थी वह जर्मनी थी, सॉरी बच्चों, जर्मनी वह किस देश से थी? केंद्र शक्ति से सम्मिलित, यानी वह शक्तिशाली हुआ करती थी जो हमारी जर्मनी थी। तो 29वां का ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन ये है कि जो हमारे जूसेपी मेत्सनी द्वारा स्थापना युक्त संगठन था। पूछ रहा है कि जूसेपी मेस्सनी द्वारा स्थापना युक्त संगठन था। तो हमने पढ़ा कि जूसेपी मेस्सनी ने 2 सोसाइटी की गठन की थी। पहली यंग इटली, दूसरा यंग यूरोप। तो इसके अंदर यंग इटली का हमें क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो 31वें का ए हो जाएगा। अगर यंग यूरोप भी होता तो इसका करेक्ट आंसर यंग यूरोप भी हो सकता है। 32वां क्वेश्चन ये है कि जर्मन संस्कृति में वोक्सजिस्ट का आशय था। तो इसका आशय किससे था? तो जो हमारे राष्ट्र के प्रति इसका आशय था, नहीं सॉरी, आम जनता के प्रति था। किसकी? आम जनता के प्रति इसका आशय था। गलती हो जाने जा रहा था। किसके प्रति? आम जनता के प्रति। उसके बाद हमने 32 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद हम
दूसरे पेज पे बढ़ते हैं। 33वां क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक युक्त संगठन यंग इटली बनाया था। तो हमने अपने पहले ही पढ़ा कि जो हमारे जूसेपी मेस्सनी थे उन्होंने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। उसके बाद 34वां क्वेश्चन क्या है कि जूसेपी मेस्सनी का संबंध किस देश से था। तो जूसेपी मेस्सनी का संबंध किस देश से था, तो इटली के एकीकरण देश से था। किससे, इटली के एकीकरण से। क्या, इटली के एकीकरण से। उसके बाद 35वां क्वेश्चन है कि वियना की संधि कब हुई थी। वियना की संधि कब हुई थी, तो 1815 ईस्वी। कब, 1815 ईस्वी हुई थी। उसके बाद पूछा है कि उदारवाद से क्या तात्पर्य है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है, यानी कुछ जो हमारे उदारवाद वाले व्यक्ति होते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या, सत का गा हो जाएगा। क्योंकि जो हमारे व्यक्ति को स्वतंत्र तथा कानून समझ समानता हुई उसे ही हम उदारवाद कहते हैं। क्या, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग। उसके बाद पूछा है क्या निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। तो किसे घोषित किया गया था, तो जो हमारे कैसर विलियम प्रथम, जहाँ विलियम प्रथम लिखे उन्हें ही जर्मनी का सबसे पहला क्या घोषित किया गया था, सम्राट घोषित किया गया था। उसके बाद सॉरी बच्चा, मैंने ऊपर नहीं किया, गलती से भूल गया। तो रुक जाओ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया था। तो विलियम प्रथम को प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। उसके बाद क्या कि पूछा है कि 38 वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा 1804 में नेपोलियन कोड में नहीं शामिल था। तो जो हमारा जन्म से प्राप्त अधिकार वह शामिल नहीं था। जो नेपोलियन ने संहिता कोड बनाई थी उसके अंदर ये तीनों शामिल थे, लेकिन जन्म के अधिकार नहीं शामिल थे। इसके बाद हमने कितने क्वेश्चन को किया, तो हमने कर लिया अपने टोटल कितने क्वेश्चन को, आप यहाँ पे बातचीत कर लेते हैं। हाँ, तो हमने कितने क्वेश्चन को किया बच्चा, हाँ हमने कितने क्वेश्चन को किया, तो 39 क्वेश्चन को। अब आपको बताना इस 39 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ, और जो मैंने हाइलाइटर से लगाया है उस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्वेश्चन है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए वीडियो में। थैंक यू सो मच हमारे साथ यहाँ तक जुड़ने के लिए। आपके लिए छोटा सा स्माइल।